व्यक्ति होता है जिसकी उम्र तकरीबन 35 साल के करीब होती है और वो तकरीबन पिछले 11 साल से उत्तराखंड की जेल में बंद होता है। और जब वो इतने दिन तक कंटिन्यूस बंद रहता है तो वो परेशान होता है और उसके मन के अंदर एक लालसा जागृत होती है और लिखित तौर पे एक वो प्रार्थना पत्र जो वहाँ का कोर्ट होता है, उस कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको लिखित तौर पे एक प्रार्थना पत्र देता है और प्रार्थना पत्र में वो लिखता है कि सर हमको ज़मानत दे दी जाए और पिछले 11 साल से मैंने अपने बच्चों को नहीं देखा है और बाहर की दुनिया नहीं देखा है। मेरा ये आत्मिक मन है, मैं अपने बच्चों को देखना चाहता हूँ। और ऐसी तहरीर, ऐसा वो जो लिखित रूप में जो पत्र होता है जब कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने जाता है तो उस चीज़ पे गहन विचार करते हैं। विचार करने के बाद में फिर उनके सामने तकरीबन 100 पृष्ठों की जो एक फाइल रखी होती है जिसमें उसके सारे गुनाह लिखे होते हैं और जब उनको उसके गुनाह याद आते हैं तो उससे वो कहते हैं कि अगर तुमको ज़मानत दी जाए तो समाज में वापस जाकर तुम क्या सिद्ध करना चाहोगे और तुम्हारे जैसे अपराधी व्यक्ति को और इतना जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को शायद ज़मानत देने के तुम लायक नहीं हो और तो ये बेहतर होगा कि तुम्हारी सारी उम्र सलाखों के पीछे बीते। तो मित्रों, इस आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय अकाल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा। मेरे इस न्यू एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना। मित्रों, आज की जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना उत्तराखंड एक प्रदेश पड़ता है, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून और देहरादून इलाके का ही एक आने वाला एक मोहल्ला पड़ता है जिसको प्रकाश नगर के नाम से जानते हैं। और प्रकाश नगर मोहल्ले में एक राजेश गुलाटी नाम का व्यक्ति रहता था जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है और वह काफ़ी दिनों से परेशान रहता है क्योंकि तकरीबन 57 दिनों से उसकी जो पत्नी होती है अनुपमा, उनका कोई अता पता नहीं चलता है और उसके 2 बच्चे हो जाते हैं और बच्चों की परवरिश को लेके वो काफ़ी परेशान रहता है क्योंकि उसे सुबह ऑफिस भी जाना होता है। ऑफिस जाने के बाद में बच्चों की जो देख रेख करनी होती है, ये सब जब उसको करना पड़ता है तो इन चीज़ों से वो काफ़ी परेशान रहता है। और ऐसी परेशानी जब उसके सामने आती हैं तो अपने माता पिता को फ़ोन करता है और कभी कभी ससुराल में फ़ोन करके भी उन सब लोगों को बताया करता था। एक दिन होता क्या है, इसके जो साले जो होते हैं इनके SK चौधरी, वो दिल्ली से आते हैं इनकी परेशानी सुनने के बाद में, जानने के बाद में, और इनके पास बैठते हैं और बैठने के बाद में विचार विमर्श करते हैं कि भानोई साहब, दीदी तकरीबन 57 दिनों से उनका कोई अता पता नहीं है, तो बेटर है चलो नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे चल के FIR इनके नाम से जो गुमशुदगी की FIR होती है उसको दर्ज करवाएं चल के। और इस बात पे चर्चा चल ही रही थी, इतने में जो ये राजेश गुलाटी नाम का जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, ये बाथरूम के बहाने बाथरूम में जाता है और अपनी पत्नी जो कि अनुपमा होती है उसके मोबाइल नंबर से एक मैसेज डालता है। जो SK चौधरी होते हैं इनके साले साहब, उन पे एक मैसेज डालता है कि भैया अब हमको ढूंढने का प्रयास आप नहीं करना और मैं शायद आपको दोबारा इस जीवन में नहीं मिल पाऊँगा। और ऐसा जब वो मैसेज पढ़ते हैं और ठीक उसके बाद में जो ये राजेश गुलाटी है वो बाथरूम से आ जाता है और बाथरूम से आने के बाद में जो ये SK चौधरी होते हैं उससे बताते हैं, कहते हैं कि भानु साहब अभी बहन के मोबाइल से एक मैसेज हमारे पे आया है और उन्होंने कहा है कि भैया शायद अब मैं आप से कभी नहीं मिल सकती, शायद मैं वापस नहीं आ सकती इस जीवन में। ऐसी जब वो बात बताते हैं तो ऐसी बात सुनने के बाद में जो राजेश गुलाटी होता है वो कहता है मैं कह रहा था वो नाराज़ होके गई हैं और अब वो आ जाएंगी, आप परेशान होने की कोई बात नहीं है और पुलिस स्टेशन चलने की बात जो आप कह रहे थे उसका कोई मतलब नहीं है, अब इंतज़ार करते हैं उनके आने का। लेकिन जो SK चौधरी जो उनके साले होते हैं वो नहीं मानते हैं और उनको बाध्य करते हैं कि चलो हम आप चल के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। जब ये जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है देहरादून के प्रकाश नगर का, वहाँ पे जाते हैं और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में तकरीबन 2 घंटे के बाद में पुलिस के 4 जवान और जो तत्कालीन SHO होते हैं वो दलबल के साथ में वहाँ पे आते हैं इनके घर पे। वहाँ पे आने के बाद में
जो मकान में जो फ़ोटो लगी होती है अनुपमा की उसको देखते हैं। दरअसल जो अनुपमा की फ़ोटो लगी होती है वो बस जब वो शादी हो के उनकी आई है तभी की फ़ोटो होती है, और फ़ोटो देखने के बाद में जो एसएचओ होते हैं कहते हैं इसके अलावा कोई फ़ोटो नहीं है आपके पास है, तो बोलता है राजेश गुलाटी नहीं सर यही फ़ोटो हमारे पास में है। और जो भी तहकीकात पुलिस की टीम को करना होता है, तहकीकात करने के बाद में घर से बस निकल ही रही थी, तब तक एक पुलिस का जवान होता है, उसकी नज़र जो राजेश गुलाटी के घर के अंदर एक डीप फ्रीजर रखा होता है उस पर पड़ती है, और वो तुरंत जो उसके चीफ़ होते हैं एसएचओ उनको बोलता है कि सर ये डीप फ्रीजर घर में रखा होने का मतलब क्या है। इतने में उनको शक होता है और वो जो एसएचओ की जो टीम होती है वो वापस आ जाती है और फिर उससे पूछते हैं राजेश गुलाटी से। तो राजेश गुलाटी बोलता है कि सर ये अभी जल्दी में ही हम नया फ्रीजर लाए हैं और इसमें कुछ हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वही रखी हैं, लेकिन जब उसमें लॉक पड़ा होता है, ताला पड़ा होता है, तब एसएचओ का दिमाग सनक जाता है और फिर उस बहुत गहराई से उसका बारीकी से परीक्षण निरीक्षण करने लगते हैं और उससे पूछते हैं कि अगर जो आप नया अभी ये डीप फ्रीजर लाए हो तो इसमें ताला और लॉक डालने का मतलब क्या है। फिर उनके मन में एक शंका उत्पन्न होती है और वो उस डीप फ्रीजर को खुलवाते हैं। तो खुलवाने के बाद में देखते क्या हैं, उसमें काली जो पॉलीथीन होती हैं उसमें कुछ भरा हुआ सामान रखा होता है, और जब पहली 2 पॉलीथीनों को निकलवाया जाता है तो उनमें काफ़ी बर्फ़ जमा हुआ होता है और बर्फ़ पिघलने तक वो जो पुलिस टीम होती है इंतज़ार करती है। तो उसमें क्या होता है, मांस के टुकड़े होते हैं और वो इतना उन पर बर्फ़ जम चुका था कि शायद पहचान में नहीं आ रहा था कि वो इंसानी मांस के टुकड़े हैं या किसी जानवर के मांस के टुकड़े हैं। लेकिन उसके बाद में जब तीसरा जो पॉलीथीन का बैग होता है उसको खुलवाया जाता है तो उसमें 2 हाथ मिलते, महिला के हाथ मिलते हैं और हाथों में जो अंगूठी पहनी होती हैं वो जब उनका भाई एसके चौधरी देखता है, अनुपमा का जो भाई एसके चौधरी होता है वो देखता है तो पहचान जाता है कि हमारी बहन के ही ये हाथ हैं। और इतना सब होने के बाद में फिर ये जो राजेश गुलाटी होता है ये फूट के रोने लगता है और जो डीप फ्रीजर होता है उसी के पास में ये बैठ जाता है। लेकिन जब वो रो रहा था, जो रोने की उसकी प्रवृत्ति थी, जो उसकी कला थी, वो हकीकत में इतना दुखी था, अंतरात्मा से इतना वो टूटा हुआ था। जो रो रहा था तो हकीकत में वो रो रहा था, बनावटी उसके आंसू नहीं थे। लेकिन पुलिस जब गंभीरता से उससे पूछताछ करती है कि आप रो क्यों रहे हो, आपने अपनी जो पत्नी है उसका कत्ल किया है फिर भी आप रो क्यों रहे हो। और रोने के बाद में वो जब अपनी गुजरी हुई कल की दास्तां और कहानी बताता है तो हर एक व्यक्ति के पैरों के तले के ज़मीन खिसक जाती है। हकीकत में उसकी जो कहानी होती है सबको रुला देने वाली होती है और वो बताता है कि दरअसल जो दिल्ली का स्कूल होता है 1999 में, उस समय ये एमसीए की जो राजेश गुलाटी होता है वहाँ पे पढ़ाई कर रहा होता है और साथ में अनुपमा पटेल नाम की एक लड़की होती है, वो भी वहाँ पे एमसीए की तैयारी कर रही होती है। और जाहिर सी बात है दोनों एक क्लास में थे और दोनों की जो स्टडी की एरिया थी वो भी एक ही थी और कब इनको एक दूसरे से आंखों ही आंखों में प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद में इनका जो प्रेम प्रसंग है वो चला करता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इनके दोनों लोगों के परिवार इस शादी से एग्री नहीं थे और राज़ी नहीं थे। इनका जो ये प्यार था वो उसको फलने फूलने नहीं दे रहे थे, कहीं पर से वो शादी के लिए राज़ी नहीं थे। फिर ये चुपके से शादी कर लेते हैं और शादी करने के बाद में आपस में सलाह करते हैं कि यहाँ शायद परिवार से हमको और आपको सपोर्ट ना मिले, इसलिए ये दोनों लोग अमेरिका चले जाते हैं और अमेरिका में दोनों लोग एक कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छी तरह से इनका जीवन जो था वो गुजर बसर हो रहा था और उसके बाद में ये अनुपमा जो होती हैं 1 साल बाद में इनको 2 बच्चों का जुड़वा जन्म होता है जिसमें एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और उसके बाद में जब 2 जुड़वे बच्चे हो जाते हैं तो उनके पालन पोषण के लिए अनुपमा काफ़ी परेशान होने लगती थी, क्योंकि 2 बच्चों को संभालना आसान नहीं होता है। तो फिर ये राजेश गुलाटी से अपना विचार विमर्श करने के बाद में, अपने सलाह करने के बाद में ये फिर वापस अपना इंडिया आ जाते हैं और ये इंडिया वापस आने के बाद में ये उत्तराखंड की जो राजधानी है देहरादून, उसी के पड़ोस में एक इलाका पड़ता है, इलाका जो पड़ता है प्रकाश नगर, उसमें रहने लगते हैं। और उसके बाद में तब तक बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर घर के जो खर्च होते हैं वो भी इनको चलाने होते हैं, उसके लिए पैसे की आवश्यकता होती है। फिर ये जो राजेश गुलाटी होते हैं
इनका सॉफ्टवेयर एक कंपनी होती है कोलकाता में, वहाँ पे इनका जॉब लग जाता है और वहाँ पे अपना ये नौकरी करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन समय करवट बदलता है और जहाँ पे ये कोलकाता में जॉब करते हैं उसी के पड़ोस में एक खूबसूरत महिला रहती है। उस महिला से कब इनको प्यार हो जाता है ये खुद नहीं जानते। एक प्यार तो इनको पहले हुआ था, जो अनुपमा नाम की जो महिला थी, दोबारा इनको प्यार इससे हुआ जब ये खूबसूरत महिला होती है कोलकाता में जो इनको मिलती है। लेकिन ये शायद प्यार नहीं होता, ये तो कुछ और था। और धीरे धीरे इनका जो ये कोलकाता में जो प्रेम प्रसंग चल रहा था उसकी भनक जो इनकी पहली पत्नी जो अनुपमा होती है उसको पता चल जाती है। और पता चलने के बाद में वो जो उत्तराखंड होता है वहाँ से सीधे कोलकाता पहुँचती है। कोलकाता पहुँचने के बाद में वहाँ काफ़ी हंगामा खड़ा कर देती है और हंगामा खड़ा करने के बाद में पुलिस स्टेशन जाके कोलकाता की इनके नाम एक एफआईआर लिखी जाती है। और एफआईआर करने के बाद में इनको वहाँ की पुलिस बुलाती है और काफ़ी इनको फजीहत का सामना करना पड़ता है और इन पे एक मुकदमा भी कायम हो जाता है। लेकिन फिर ये पत्नी को समझाते हैं कि जो भी कुछ हुआ वो गुजरा हुआ कल था और गुजरे हुए कल की जो काली यादें हैं उनको हम नहीं याद करना चाहते हैं। और चलो हम आप फिर यहाँ से वापस अपने उत्तराखंड चलते हैं और एक फिर से नई ज़िंदगी स्टार्ट करेंगे और एक नए जीवन की कहानी लिखेंगे। ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन जब ये उत्तराखंड में रह रहे होते हैं तो जो अनुपमा की एक शक की सुई होती है वो इनके ऊपर, इनके चरित्र पे लेके घूमा करती है और आए दिन इनमें किसी न किसी बात को लेके विवाद उठा करता है। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ जाता है, कभी कभी इन दोनों लोगों में हाथापाई भी होने लगती है। लेकिन एक दिन काफ़ी इन दोनों लोगों के बीच में हाथापाई होती है और हाथापाई होने के बाद में मारपीट भी हो जाती है। और उसके बाद में अगली सुबह जब होती है तो तारीख होती है 17 अक्टूबर 2010 का दिन होता है और रात के तकरीबन 9:30 बजे का वाक़या रहा होगा। जो दोनों बच्चे हैं वो सो गए थे और उनके सोने के बाद में इनमें दोनों लोगों में आपस में लड़ाई होती है और लड़ाई होने के बाद में हाथापाई हो जाती है। लेकिन हाथापाई होने के बाद में राजेश गुलाटी को गुस्सा आ जाता है और गुस्सा आने के बाद में ये जो इसकी पत्नी होती है अनुपमा उनको ये धक्का देता है और धक्का देने के बाद में जो ये अनुपमा होती हैं बेड के पास में गिर जाती हैं और बेड की जो एक कॉर्नर होता है इनके मस्तिष्क में लग जाता है और ये बेहोश हो जाती हैं। बेहोश होने के बाद में ये तकरीबन आधा घंटा तक वहीं पे पड़ी रहती हैं और जब आधा घंटा के बाद में राजेश गुलाटी होता है इसको देखता है जाके कि उससे कोई आवाज़ नहीं निकल रही, हालांकि सांसें चल रही होती हैं। और उतने में ये उसका गला दबाने लगता है और जब ये गला दबाता है उसका अनुपमा का, तो अनुपमा ज़ोरों से आवाज़ करती है और आवाज़ करने के बाद में ये उसको वहीं पे छोड़ देता है और कमरे के अंदर जाता है। वहाँ से काफ़ी सारी रुई उठा के लाता है और रुई अनुपमा के मुंह में ठूंस देता है। ठूंसने के बाद में उसका गला दबा के उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद में ये घर में 2 बाथरूम होते हैं और एक बाथरूम में ये अपनी पत्नी की जो डेड बॉडी होती है वो रख देता है। और सुबह होने पे बच्चों को जो भी ध्यान स्नान नाश्ता पानी करवाने के बाद में ये स्कूल उनको छोड़ देता है और उस दिन ये ऑफिस नहीं जाता है। फिर ये मार्केट जाता है, मार्केट जाने के बाद में ये वहाँ से एक डीप फ्रीजर लाता है। फिर ये मार्केट जाता है, फिर वहाँ से एक लकड़ी काटने वाली जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, जो इलेक्ट्रिक मशीन होती है, वो ये लेके आता है। और उसके बाद में ये फिर मार्केट जाता है। फिर मार्केट से एक, जिसको गांव की भाषा में गड़ासा कहते हैं, वो लाता है। और ये पर डे की भांति जब बच्चे सो जाते थे तो अपने जो इसकी पत्नी होती थी इसके पूरे शरीर को, पूरी बॉडी को जो डीप फ्रीजर लेके आया उसमें रख दिया इसने। और जब बच्चे सो जाते थे तो शाम के टाइम, रात में ये उठ के उसके अंगों को काटना प्रारंभ करता था और जितने अंग काट लेता था उन अंगों को पॉलीथीन में भर देता था। और भरने के बाद में ये इंतज़ार करता था कि कब छुट्टी मिले हमको ऑफिस से और कब हमारे बच्चों की हॉलीडेज़ हों, छुट्टी हों। फिर ये गाड़ी से जाता था, उसमें कुछ पैकेट इस पॉलीथीन के बैग रख लेता था और उन टुकड़ों को जंगल या पहाड़ी इलाकों में फेंक दिया करता था। लेकिन जब ये ऐसा वाक़या इसके साथ में होता रहा और जब एक दिन इसके जो साले होते हैं, इसके चौधरी, उनको इस विषय पे गंभीरता से विचार करते हैं। और विचार करने के बाद में जब इसके घर आते हैं, कहते हैं भानोई साहब चलो किसी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एक गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाते हैं
तो ऐसी बात करने के बाद में ये अपने मोबाइल से ही, जो अनुपमा का मोबाइल इसके पास में होता है, उससे ही मैसेज करता है अपने साले के मोबाइल पे। और फिर वो मैसेज पढ़ने के बाद में ये पुलिस के पास में जाने की तैयारी करते हैं, और जिससे इन्होंने जो अपराध किया उसका भंडाफोड़ हो जाता है, उसकी पोल खुल जाती है। और अंततः कोई भी कातिल, कोई भी अपराधी अपराध को करने का चाहे जितना नायाब तरीका क्यों न छोड़ ले, लेकिन कोई ना कोई ऐसे वो उससे गलती कहीं पर से मिस हो जाती हैं कि अंततः उससे अपने बुरे कर्मों का प्रायश्चित करना उसको पड़ता है। और फिर इसको बाद में इसको पुलिस अरेस्ट करती है, और आईपीसी की धारा 302 के तहत इसके जो राजेश गुलाटी नाम का सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, इससे मुकदमा कायम होता है और इसको जेल भेज दिया जाता है। जेल भेजने के बाद में जब कोर्ट में ट्रायल चलता है इस केस का, तो इस केस के फाइनल होने पे इसको आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है। और तकरीबन इसको जो सज़ा मिलती है वो 1 सितंबर 2017 में आजीवन कारावास की सज़ा मिलती है, और 15 लाख रुपए इस पे जुर्माना लगाया जाता है, और 70,000 रुपये की रकम इसको जो राज्य का राजकोष होता है उसमें जमा करने के लिए इसको बोला जाता है। हालांकि जो भी रकम इसको बोली गई है वो ये सब जमा कर देता है। और तब इसके बच्चे तकरीबन 18-19 साल के करीब हो चुके होते हैं, और जब इसको 11 साल हो जाता है जेल में बंद हुए, तब ये एक दिन इसके मन में विचार आता है कि वो जज के पास में लिखित तौर पे पत्र देता है, कहता है कि सर हम पिछले तकरीबन 11 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं, और हमें अपने परिवार, अपने बच्चों से मिलने का मन करता है। और जज जब उसकी जो तहरीर होती है उसको देखते हैं, और उनके सामने जो तकरीबन 100 पृष्ठों का जिसका काला चिट्ठा अपराधों का होता है वो देखते हैं, तब वो कहते हैं कि तुम्हारा जैसा इंसान शायद समाज में जाने के लायक नहीं है। अगर तुमको छोड़ भी दिया जाए तो समाज में जाके तुम समाज को क्या संदेश देना चाहोगे, और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शायद सलाखों के पीछे ही रहना उचित है, शायद तुम इसके हकदार हो। और मित्रों, लास्ट में मैं कहना चाहूँगा, अगर जो पत्नी से इसकी नहीं बन रही थी तो उसके 1000 तरीके थे। ये कोर्ट का सहारा ले सकता था, उसको तलाक दे सकता था, और इसने क्रोध में आके और इतना अनलीगल, इतना अमर्यादित कदम उठा लिया, जिससे इसका तो जीवन अंधकारमय हो ही गया, और इसके साथ में जो इसके 2 बच्चे थे उनका भी जीवन अंधकारमय कर दिया। और मित्रों, इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा ये कतई इरादा नहीं है कि आपको ठेस पहुँचे, आपको चोट पहुँचे, आपको कहीं आपकी आत्मा दुखी हो। और मित्रों, इस कहानी को, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि आप सब लोग जागरूक रहें, सजग रहें और दूरदर्शी हों। और कभी भी परिवार में, हर एक परिवार में झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, और पत्नी अगर जो अपने एक पति से लड़ती है तो शायद वो उसका अधिकार होता है, क्योंकि एक पत्नी का पति के अलावा कोई नहीं होता है जीवन में। ये मेरा व्यक्तिगत अपना मानना है। तो पत्नी अगर जो लड़ती है पति से तो ये उसका धर्म होता है, ये कर्म होता है, क्योंकि पति ही उसका सब कुछ होता है जीवन में, और किससे वो अपनी व्यथा, अपनी पीड़ा कह सके। तो मित्रों, शायद ये सब ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर राजेश गुलाटी थे इनको नहीं करना चाहिए था, और जो भी कुछ उन्होंने किया उसका उनको प्रायश्चित करना पड़ा। और मित्रों, लास्ट में आप सभी लोगों के स्वर्णिम भविष्य की कामना, और आप सुखमय हो, सुखी रहो, मस्त रहो। और इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, लव यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। Yeah.